हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 5। यानी यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है रेजोनेंस, और रेजोनेंस में भी हम लोग के स्पेशली पढ़ना है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के बारे में। यानी हम लोग इलेक्ट्रिकल पेपर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग सिर्फ आप लोग के टॉपिक दे दिया है रेजोनेंस, लेकिन हम लोग इसमें मेनली रूप से क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। होने के लिए तो होता है मैकेनिकल रेजोनेंस भी, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, आखिर प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। फिर इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, जिसमें पढ़ेंगे सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है। फिर इसमें पढ़ेंगे बैंडविड्थ किस तरह से हम लोग निकालते हैं। फिर इसमें लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, सेलेक्टिविटी क्या होता है, ये सब सारे चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सारे चीज जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर रेजोनेंस का यूज कहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप देखे होंगे, आप लोग सभी लोग रेडियो बजाए मतलब पहले बजता था, यानी लगभग सभी के घर में पहले रेडियो रहता था, ठीक है। तो रेडियो में आप देखते थे क्या, एक रहता था क्या वॉल्यूम कम बेसी करने के लिए, और दूसरा क्या रहता था चैनल चेंज करने के लिए, ठीक है। तो होता क्या था एक्चुअली में, जो चैनल चेंज करते थे वहां पे हम लोग करते यूं थे कि वहां पे जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है RLC, ठीक है। तो RLC सर्किट बना हुआ है, तो उसमें एक सर्किट बना हुआ रहता था, और होता क्या था कि अलग अलग चैनल के लिए वहां पे क्या होता था, अलग अलग चैनल का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता था। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि 3 चैनल है, सपोज कीजिए कि आपकी रेडियो में कितना चैनल है, ABC, तो इसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी, इसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी, और इसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब तीनों चैनल के लिए क्या क्या होता था, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता था, ठीक है। तो होता क्या था, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता था, तो जब हम लोग चैनल चेंज करते थे तो एक्चुअली चैनल चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि एल और सी का वैल्यू चेंज करते थे, और एल और सी का वैल्यू इस तरह से होता था कि मान लीजिए कि अगर ए का समथिंग फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि 50 हर्ट्ज है, ऐसे तो मेगाहर्ट्ज में होता है, तो 50 मेगाहर्ट्ज है। सपोज कीजिए कि चैनल ए का फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज है, तो उसको अगर उसको जो काटा रहता था उसको अगर ए पर लाएंगे तो एल और सी का वैल्यू इस तरह से होता था, इस तरह से होता था कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी एफ बराबर क्या होता है 1/2 पाई रूट एल सी होता था। तो एल और सी के वैल्यू इस तरह से होता था कि इसका भी ए पर आए तो इसका भी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाए 50 मेगाहर्ट्ज, यानी 50 मेगाहर्ट्ज ए का फ्रीक्वेंसी है, यानी चैनल ए है उसका फ्रीक्वेंसी बोल दिया है 50 मेगाहर्ट्ज, जो कि मेन फ्रीक्वेंसी है जिसपे इसमें मैक्सिमम पावर आएगा। अब उसी अनुसार कि काटा अगर ए पर आएगा तो उसका एल और सी का वैल्यू इस तरह से आएगा, यानी एल और सी का वैल्यू वैरी होता था किससे, जो कांटा रहता था वही बताता है एल और सी का वैल्यू। तो एल और सी का वैल्यू इस तरह से होगा कि क्या हो जाता, 50 मेगाहर्ट्ज के आसपास हो जाता था। तो 50 मेगाहर्ट्ज के आसपास हो गया, मतलब क्या हुआ कि इसका यानी इस सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसका फ्रीक्वेंसी से क्या होता था, मैच कर जाता था। और जब फिर सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर चैनल के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता था तो वहाँ पे क्या होता था, मैक्सिमम पावर डिलीवर होता था। तो उस अनुसार से क्या होता था, फिर स्पीकर बजने लगता था, यानी और हम लोग के क्या होता था, चैनल से आसानी से मतलब चैनल पर जो भी आ रहा है बात वो हम लोग आसानी से क्या करते थे, सुनते थे। फिर अब देखे होंगे कि अगर ए पर मान लीजिए कि पूरा पूरा यहाँ है तो यहाँ अच्छा से सुनाई रहा, अगर थोड़ा मोड़ा भी इधर काटा हुआ तो थोड़ा सा घर घर का आवाज आने लगता था। वहां क्या होता था कि फ्रीक्वेंसी आता था, लेकिन थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी क्या होता था, पूरा पूरा अच्छा से मैच नहीं कर पाता था, जिस तरह से क्या होता था, घर घर आने लगता था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के क्या हुआ, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग के उपयोगिता हुआ। यानी रेडियो में रिसीवर होता था और एक चैनल के अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिया रहता था। अगर उस फ्रीक्वेंसी पर क्या होता था, जो काटा उसका रहता था वो क्या करता था, एल और सी का वैल्यू चेंज होता था उससे, और एल और सी का वैल्यू चेंज होता था तो उससे क्या होता था, अगर दोनों मैच कर जाता था तो हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमम पावर डिलीवर होने लगता था। और मैक्सिमम पावर डिलीवर के केस में क्या होता था, हम लोग आसानी से क्या करते थे, हम लोग अच्छा से सुन पाते थे उस वॉइस को, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोगिता हुआ। रेडियो रिसीवर में जनरली रेजोनेंस का यूज किया जाता है, वो जनरली क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में। जैसे अभी क्या एक एग्जांपल दी, ठीक है। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं।
जैसे आप लोग अलग अलग ऑपरेटर का सिम यूज करते होंगे, कोई एयरटेल यूज कर रहे होंगे, कोई जियो यूज कर रहे होंगे, तो अलग अलग ऑपरेटर को क्या किया जाता है, बैंडविड्थ दे दिया जाता है कि जियो का बैंडविड्थ इतना है, यानी जियो का सिम इतना फ्रीक्वेंसी तक काम करता है, यानी इतना से इतना फ्रीक्वेंसी उसका अलग बैंडविड्थ दे दिया जाता है। एयरटेल है तो उसका अलग बैंडविड्थ दे दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जितना भी सिम होता है वो अलग अलग बैंडविड्थ पर क्या होता है, जितना ऑपरेटर का सिम होता है वो अलग अलग बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग की क्या हुआ, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हुआ, रेजोनेंस का क्या हुआ, यूज हुआ। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग किसका बात किए, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का, कि इसका फ्रीक्वेंसी यानी ये रेडियो में सर्किट था और ये चैनल का फ्रीक्वेंसी था, दोनों मैच किया तो उस अनुसार से हम लोग वॉइस क्लियर हम लोग सुन पाए। ठीक है, यानी क्या है, आरएलसी सर्किट है यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अब यही चीज को हम लोग मैकेनिकल रेजोनेंस में समझते हैं। सपोज कीजिए आप मान लीजिए कि एक ब्रिज है, ब्रिज कहें तो पुल ही सब, ठीक है, तो पुल ही सब रहता है, तो वहां पे क्या होता है कि पुल का कुछ अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, अगर उस फ्रीक्वेंसी से उसको वाइब्रेट हो जाएगा तो पुल क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे आप बहुत जगह देखे होंगे कि कोई ब्रिज टूट जाता है, भूकंप सब आता है तो ब्रिज टूट जाता है, या आप देखे होंगे कि बड़ा ज्यादा लोड चल जाता है, कोई पुल ऐसा पता क्या होता है, टूट जाता है। होता क्या है, ये देखिए जैसे ज्यादा पुराना हो गया चाहे नया ही है सपोज कीजिए, तो होता क्या है कि जो ब्रिज होता है उसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, अगर उस फ्रीक्वेंसी से अगर किसी भी प्रकार वाइब्रेशन उसमें उत्पन्न हो गया तो दोनों मैच कर जाएगा, और दोनों मैच कर जाएगा तो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड यानी वाइब्रेट जो हो रहा था, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे इसमें भी क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ ही जाता है तो उसमें भी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा वाइब्रेशन का, और जब ज्यादा वाइब्रेट होने लगा तब पुल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, आप देखे होंगे चाहे आप सुनते होंगे क्या कि अगर कहीं मिलिट्री सब जाता है, आर्मी सब, आर्मी के जवान तो कहीं अगर ब्रिज पार करना रहता है तो वहाँ एक साथ शॉटिंग नहीं चलता है, जैसे उन लोग एक साथ पैर रखता है आगे पीछे इस तरह से रखता है, तो जब ब्रिज सब पार करेगा तो उन लोग क्या करता है, नॉर्मल वे में चलता है, इस तरह से नहीं कि मतलब शॉटिंग एक साथ शॉटिंग करेगा, तो एक साथ शॉटिंग करेगा तो क्या होगा, वाइब्रेट होगा, और जब पुल वाइब्रेट होगा तो वहां पे क्या होगा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी का अगर बराबर आ गया तो पुल क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी ब्रिज हो गया, कोई भी घर हो गया, तो उसका एक अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अब उस फ्रीक्वेंसी से किसी प्रकार अगर उसको वाइब्रेट कर दे जाए तो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे मान लीजिए भूकंप आया, तो भूकंप आया तो वहां क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, तो कोई घर अगर है, अगर उसका बनाए हैं, अगर उसका फ्रीक्वेंसी इस तरह से कम है, फ्रीक्वेंसी इस तरह से है कि भूकंप आया और उसका जितना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है नहीं, जितना पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगर उतना फ्रीक्वेंसी उसका आ जाएगा, कहने के मतलब उतना से अगर वाइब्रेट हो गया तो घर क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग की क्या हुआ कि रेजोनेंस का यूज, यानी बस सिंपल से ही समझिए कि कोई भी चीज है तो उसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, अगर दूसरा चीज उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा, अगर इलेक्ट्रिकल के केस में बात करें सीरीज रेजोनेंस में तो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, उसी प्रकार वहाँ पे मैकेनिकल रेजोनेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी वाइब्रेशन जो होता है एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज और करंट बढ़ेगा, यानी सीरीज रेजोनेंस में वोल्टेज बढ़ता है और पैरेलल में करंट बढ़ता है, लेकिन मैकेनिकल रेजोनेंस में क्या होता है, उसका कोई भी चीज का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, यानी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हुआ, यानी प्रैक्टिकल यूज हुआ किसका, रेजोनेंस का। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपना टॉपिक पर, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, यानी अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, तो आप तो समझ गए, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस भी समझ गए, मैकेनिकल रेजोनेंस भी समझ गए। ठीक है, तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में एक सर्किट लिए हैं, सीरीज सर्किट आर एल एंड सी। ठीक है, तो आर के वैल्यू 30 ओम लिए हैं, सी का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड और एल का वैल्यू कितना है, 20 मिली हेनरी। ठीक है, यानी आर एल सी तीनों लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या ले लेना, फ्रीक्वेंसी, एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, 1000, 3000, 4000, 5000 रेडियन पर सेकंड में लेनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिया है, वोल्टेज सोर्स, मतलब VS ले लिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिए हैं, वोल्टेज सोर्स लिए हैं, RLC का वैल्यू, तो वोल्टेज सोर्स यहाँ फ्रीक्वेंसी, यानी किस फ्रीक्वेंसी से इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, AC है तो उसका फ्रीक्वेंसी अपना होगा। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी ओमेगा ले लिए हैं, RLC ले लिए हैं, तो उस केस में हम लोग करंट देख रहे हैं। तो आप देखिए वोल्टेज हम लोग क्या, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट रखे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिए कितना,
1000 रेडियन पर सेकंड लिए। तब बताइए एक्सेल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या ओमेगा एल होता है, तो जब ओमेगा एल करेंगे तो कितना आएगा 20 ओम। उसी प्रकार एक सी 1/ओमेगा सी होता है, तो उसको करेंगे तो आएगा कितना 500 ओम। अब आर है तो आर तो फ्रीक्वेंसी आर तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या है 30 है तो सारा में 30 है, यानी चेंज ये दोनों कर रहा है, यानी एक्सेल चेंज कर रहा है और एक्सेल चेंज कर रहा है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, तो एक्सेल एक्सेल चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब आई, तो आई बराबर क्या होता है V/Z। देखिए यहाँ पे आई बराबर क्या आता है, ये तो समझ रहे हैं कि एक सर्किट लिए हैं। ठीक है, अब देखिए आई बराबर क्या था V/Z, V/R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर इस तरह से होता है। चलिए तो यहाँ से देखिए V कितना है 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट अपॉन R कितना है 30 के स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा 30 के स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी मतलब 10 माइनस 10 के होल स्क्वायर। जब इसको कीजिएगा तो आई बराबर आएगा 0.018 एम्पियर, यानी एम्पियर में है तो एम्पियर मान। ठीक है, यानी हम लोग क्या हुआ कि ओमेगा का मान 1000 रेडियन पर सेकंड रखें तो एक्सएल बराबर आया 20 ओम, एक्सी बराबर आया कितना 500 ओम और आर बराबर 30 था, तो फार्मूला पुट किए यानी आई बराबर V/Z और Z बराबर रूट ओवर R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से किए तो आई बराबर 0.018 आया एम्पियर। ठीक है, अब देखिए अब ओमेगा का वैल्यू का क्या चेंज किए, यानी अब यहाँ कितना रख दिए 3000 रेडियन पर सेकंड रखें, तो इसको जब 3000 रेडियन पर सेकंड रखें तो एक्सएल के मान है 60, एक्स के मान है 500/3, आर तो वही रहेगा, तो यहाँ से करंट इतना आया। ठीक है, यानी 0.018 आया। ठीक है, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सएल और एक्सी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। उसी प्रकार फिर फ्रीक्वेंसी रखे ओमेगा कितना 4000 रेडियन पर सेकंड, तो ऐसा है एक्सएल बराबर है 80, एक्सी बराबर है कितना 125 और आर बराबर है इतना और आई बराबर आ गया कितना 0.166। उसी प्रकार फिर 5000 रेडियन पर सेकंड रखें तो एक्सएल बराबर 100 आया, एक्सी बराबर 100 आया और आर तो 30 है था, यहाँ पे 0.3 एम्पियर आ गया। उसी प्रकार फिर रखे 6000, फिर रखे तो एक्सएल है 120, एक्सी है 250/3, आर आया कितना 30 ओम, यहाँ है 0.189। उसी प्रकार फिर 7000 रेडियन पर सेकंड रखें, तो सारा चीज वैल्यू रखें और हम लोग क्या करंट का मान रखते हैं। आप गौर कर रहे होंगे तो आप क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे क्या, यहाँ देखिए तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले क्या था कि अगर फ्रीक्वेंसी कम था तो करंट क्या था कम था, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ते गया, यहाँ पे करंट मैक्सिमम हुआ और फिर करंट क्या हुआ कमते गया। कहने का मतलब अगर करंट के ग्राफ बनाना चाहें, यहाँ पे तो जगह नहीं है, अगर करंट की ग्राफ बनाना चाहे तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, यानी ये होगा करंट और ये होगा फ्रीक्वेंसी, यानी क्या हुआ फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएं करंट बढ़ते गया, फिर एक आया टाइम की मैक्सिमम करंट आ गया और फिर उसके बाद करंट क्या होगा कमते गया। ये आप गौर कर रहे होंगे। तो होता क्या है, अगर कोई पूछेगा कि रेजोनेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या है, तो हम बोलेंगे कि रेजोनेंस पर होता यह है कि जिसमें एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, यानी वैसा फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे जिसपे क्या होगा एक्सएल बराबर एक्सी। या बोल सकते हैं कोची कि रेजोनेंट क्या है, तो रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक्सएल और एक्सी के बराबर हो जाता है और उस केस में क्या होता है करंट क्या होता है मैक्सिमम हो जाता है। क्या होता है करंट मैक्सिमम हो जाता है, यानी सीरीज रेजोनेंस को ही सिंपली रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा रेजोनेंस क्या है तो बोलेंगे क्या कि कोई भी सर्किट रेजोनेंस कंडीशन का लाएगा जब एक्सएल और एक्सी का मान क्या होगा, देखिए एक्सएल और एक्सी का मान क्या होगा बराबर होगा और करंट क्या होगा मैक्सिमम, यानी वैसा कंडीशन जिसमें एक्सएल और एक्सी का मान बराबर हो जाता है और उसमें करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे रेजोनेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। या बोल सकते हैं क्या कि रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पावर फैक्टर क्या होता है यूनिटी होता है। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है यूनिटी होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी है 5000 रेडियन पर सेकेंड और उस पे मैक्सिमम करंट कितना 0.3 एम्पियर, तो हम बोलेंगे कि जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट आ रहा है, क्या जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट आ रहा है उसको क्या बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर बोलना चाहे तो कितना बोलेंगे 5000 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यानी अगर कोई पूछेगा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है तो 5000 रेडियन पर सेकेंड। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे आया 5000, इसको मान लिया ठीक है एक्सएल एक्सी बराबर हो गया, यहाँ करंट मैक्सिमम हो गया, कैसे आया तो आप देखिए ना
आप तो जानते हैं कि एक्सएल एक्सी एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होता है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से क्या आ गया, मैक्सिमम करंट आ गया। मतलब ऐसा कंडीशन जिसपे क्या होगा, करंट मैक्सिमम हो गया और एक्सएल और एक्सी का मान क्या होगा, बराबर। तो एक्सएल और एक्सी का मान बराबर मतलब पावर फैक्टर यूनिटी। तो इस तरह से क्या होता है, रेजोनेंस। यानी हम लोग क्या किए, एक टेबल बनाए और टेबल की सहायता से हम लोग समझ गए हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं रेजोनेंस को। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस, यानी दो चीज हम लोग पढ़नी है कि रेजोनेंस नेसेसरी क्यों है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में नेसेसरी है। आप लोग के बताया क्या कि रेडियो रिसीवर, रेडियो ही सब काम करता है, रेजोनेंस पर काम करता है। ठीक है, फिर हम लोग एक एग्जांपल लिए, आरएलसी सर्किट लिए और उसमें हम लोग क्या किए कि इस फ्रीक्वेंसी को वैरी करते गए। एक समय आया कि उसमें क्या हुआ, करंट का मान मैक्सिमम हुआ, एक्सएल एक्सी बराबर हो गया, तो वहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कुछ कि रेजोनेंस कंडीशन आ गया। और रेजोनेंस पे क्या हुआ, ये यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को बोल रहे हैं क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सीरीज रेजोनेंस। हम लोग तो समझ गए एक्चुअली रेजोनेंस क्या होता है, तो हम लोग दो प्रकार के रेजोनेंस पढ़ना है, एक पढ़ना है सीरीज रेजोनेंस और एक पढ़ना है पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सीरीज रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं सीरीज रेजोनेंस। क्या पढ़ते हैं, सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, तो हम बताए थे आप लोग के कि रेजोनेंस किस कंडीशन पे होगा, तो जहां एक्सएल और एक्सी का मान क्या होगा, बराबर होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। और उस जिस फ्रीक्वेंसी पे अगर रेजोनेंट अगर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस कंडीशन में अगर आरएलसी सर्किट है और एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो उसको उस कंडीशन को रेजोनेंस बोलेंगे, रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे। और जिस फ्रीक्वेंसी पर अगर होगा उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब एक्सएल और एक्सी का बराबर कैसे होगा, तो हम आप लोग के क्या बताया अभी, जस्ट अभी टेबल में बताए कि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एन और एक्सी बराबर होता है 1 ओमेगा सी। देखिए ओमेगा के वैल्यू बढ़ा रहे थे, इसका मान बढ़ रहा था, इसका मान क्या हो रहा था, घट रहा था। देखिए ना यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्सएल का मान बढ़ेगा, ओमेगा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्सी का मान क्या होगा, घटेगा। अब टेबल में भी देखें, टेबल की सहायता से क्या देखें कि डिफरेंट ओमेगा बढ़ा रहे थे, तो ओमेगा बढ़ा रहे थे, एक्सएल बढ़ रहा था और एक्सी क्या हो रहा था, घट रहा था। तो एक्सएल बढ़ रहा था, एक्सी क्या हो रहा था, घट रहा था। अब एक समय ऐसा आया जो 5000 रेडियन पर सेकेंड पर आप देखे थे। अब टेबल निकालिए और टेबल में देखिए आप कि 5000 रेडियन पर सेकेंड में क्या हुआ, एक्सएल और एक्सी बराबर हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। और जब एक्सएल और एक्सी बराबर हुआ था तो वहां पे हम क्या बोल रहे थे कि एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, यानी नेट रिएक्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया था। यानी ओवरऑल सर्किट का जो सर्किट एज ए रेजिस्टिव बिहेव करने लगा था। अब टेबल में देखिएगा तो 5000 रेडियन पर सेकेंड में, 5000 रेडियन पर सेकेंड में क्या हुआ था, एक्सएल बराबर एक्सी आ गया था। जब एक्सएल एक्सी बराबर आ गया था तो हम बोलते कुछ कि एक्सएल और एक्सी एक दूसरे का आउट ऑफ फेज होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी बराबर आ गया था 0। यानी सर्किट जो यानी 5000 रेडियन पर सेकेंड पर सर्किट जो है वो एज ए रेजिस्टिव बिहेव कर रहा था, यानी नेट रिएक्टेंस क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेजोनेंट कंडीशन बोलेंगे। और जो 5000 रेडियन पर सेकेंड है इसको बोल रहे हैं क्या कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो वही चीज को बोला है कि आरएलसी सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस, ये पावर फैक्टर इज यूनिटी, दैट इज एक्सएल बराबर एक्सी। मतलब या बोल सकते हैं पावर फैक्टर यूनिटी, या क्या बोल सकते हैं, एक्सएल बराबर एक्सी बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि वैसा कंडीशन जिसमें आरएलसी सर्किट बिहेव करने लगे एज ए रेजिस्टिव सर्किट। एज ए रेजिस्टिव सर्किट कहने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंस उसमें ना हो, तो रिएक्टेंस कम नहीं होगा। और जब आरएलसी सर्किट है तो एक्सएल और एक्सी तो पेरेंट होगा, तो हम बोले कुछ कि एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, तो नेट रिएक्टेंस 0 हो जाएगा, तो सर्किट एज ए रेजिस्टिव बिहेव करने लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि पावर फैक्टर। अगर हम इसको फेजर डायग्राम से समझना चाहें तो किस तरह से समझ सकते हैं, आप बताइए। क्या कौन से सर्किट है, सीरीज सर्किट है। जब सीरीज सर्किट है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर इसका फेजर डायग्राम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कुछ सीरीज सर्किट में क्या करंट को रेफरेंस लिया जाता है। यानी हम बोलेंगे कि अगर सीरीज सर्किट है तो करंट को क्या लेंगे, रेफरेंस ले लिए। तब बताइए करंट यहाँ रेफरेंस हो गया, तो अगर VR जो होगा, VR इसी के फेज में होगा, तो बोलेंगे क्या कि VR इसी के फेज में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एल के क्रॉस क्या होगा, VL। एल सर्किट में क्या होता था कि करंट लैग करता था,
करंट लैग करने का मतलब क्या होगा, VL लीड करेगा, कहने का मतलब VL कुछ इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे होगा VL, ठीक है। अच्छा, फिर C में क्या होता था, RC सर्किट में याद कीजिए, तो वहाँ पे बोलते थे कोची कि करंट लीड करता है, करंट लीड करता है, करंट लीड करता है, कहने का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज क्या होगा, लैग करेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा VC। तो होगा क्या यहाँ पे, तो होगा ये कि VL और VC यानी XL और XC जब बराबर होगा तो यहाँ से I इंटू XL और I इंटू XC बराबर होगा, यानी VL और VC बराबर होगा। तो हम बोलेंगे कोची कि जो VS होगा वो टोटल क्या होगा, VS VR के बराबर होगा, मतलब जितना सप्लाई देंगे वो टोटली क्या होगा, R के क्रॉस हो जाएगा, क्या होगा, ये टोटली सप्लाई हो जाएगा R के क्रॉस। और यहाँ पे क्या होगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा वो मैग्नीफाई होके होगा, ठीक है। तो जब हम क्वालिटी फैक्टर देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर फेजर डायग्राम इसको बनाना है तो हम बोलेंगे कोची कि सीरीज सर्किट है, तो यहाँ पे करंट को रेफरेंस लेंगे, जब करंट को रेफरेंस लेंगे तब बताइए कि अगर रेजिस्टेंस में दोनों का क्या होगा, सेम फेज में, यानी I और VR क्या होगा, सेम फेज में, तो यहाँ से I और VR सेम फेज में बना दिए। फिर देखिए L के क्रॉस क्या होगा, तो L के क्रॉस करंट लैग करेगा, करंट लैग करेगा का मतलब क्या होगा, वोल्टेज लीड कर रहा है, देखिए तो हमको जो वोल्टेज से करंट लैग कर रहा, यानी VL से I क्या हो रहा है, लैग कर रहा, यानी यहाँ पे ये समझ में आ रहा, यानी बोल सकते हैं कोची कि VL I से लीड कर रहा, यानी I जो है VL से लैग कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि L सर्किट रहता है तो उसमें क्या होता है, करंट अगर RL सर्किट है तो RL सर्किट में करंट लैग करता है, अगर प्योरली इंडक्टेंस है तो 90 डिग्री लैग करता है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि VL से I 90 डिग्री क्या होगा, लैग करेगा, ठीक है। उसी प्रकार VC से I 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि रेजोनेंस कंडीशन होगा तो VL और VC क्या होगा, बराबर होगा। जब VL और VC बराबर होगा तो हम लोग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी जितना सप्लाई देंगे वो क्या होगा, R के क्रॉस होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार तो इस तो समझ रहे हैं, आ रहा है। अब देखिए यानी XL XC हो गया, यहाँ ये समझ में आ रहा है कि VL VC बराबर हो जा रहा है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है, क्यों, क्योंकि XL और XC क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखिए सीरीज रेजोनेंस को सिंपली रेजोनेंस बोल दिया जाता है। अगर कोई पूछेगा रेजोनेंस क्या है, तो वहाँ पे आप लोग क्या सीरीज रेजोनेंस का डेफिनेशन देना है, यानी सीरीज रेजोनेंस का डेफिनेशन देना है, मतलब क्या बोलेंगे कि वैसा कंडीशन जिसपे XL XC बराबर होता है, या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इंपीडेंस मिनिमम होता है, या बोल सकते हैं कि करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो उस कंडीशन को रेजोनेंस बोलेंगे। अगर बोलेंगे कोची कि वैसा कंडीशन जिसको पावर फैक्टर यूनिटी होगा, तो यूनिटी सीरीज रेजोनेंस में भी होता है और पैरेलल रेजोनेंस में भी होता है, ठीक है। तो सीरीज रेजोनेंस को सिंपली क्या बोल दिया जाता है, रेजोनेंस बोल दिया जाता है, ठीक है। तो फेजर डायग्राम समझ में आया, रेजोनेंस क्या समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम करंट लिखने की कोशिश करते हैं, तब बताइए Z बराबर R प्लस JXL माइनस XC होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये हो गया कुछ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब देखिए इसका अगर मोड निकालना चाहे, मोड क्या है तो इम्पीडेंस के मैग्नीट्यूड, तो ऐसा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से I बराबर क्या आता है, V/Z, तो यहाँ से I बराबर V/Z इतना आ गया, Z की जगह R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर रख दिए। हम क्या बताया, यहाँ पे रेजोनेंस पर निकालना है, क्या निकालना है आप, रेजोनेंस पर करंट, तो रेजोनेंस पे XL बराबर XC होता है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि रेजोनेंस पर XL बराबर XC होता है, तो XL और XC अगर बराबर हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसका मान 0 हो जाएगा तो ओवरऑल इंपीडेंस के मान क्या हो जाएगा, यानी Z बराबर R हो जाएगा, यानी इंपीडेंस का मान क्या हो जाएगा R। तो यहाँ से हम बोलेंगे कोची कि आप बताइए आप XL XC बराबर होगा तो ई वाला पार्ट क्या होगा, मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम, तो यहाँ से R मिनिमम यानी इंपीडेंस मिनिमम हो गया, ठीक है। R पहले से तो वही था, लेकिन ओवरऑल इंपीडेंस क्या हो गया, मिनिमम हो गया, तो यहाँ पे ओवरऑल करंट क्या होगा, बढ़ गया, यानी XL और XC क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले, करंट क्या हो गया, बढ़ गया, किस पे, रेजोनेंस कंडीशन पे, यहाँ पे समझ में आ रहा, ठीक है। फिर हम बोले कोची कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, बराबर होता है। अब कितना होता है, यानी VL और VC कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि इसका क्वालिटी फैक्टर कितना है, यानी मैग्नीफाइंग फैक्टर कितना है, ठीक है। तो हम लोग जब क्वालिटी फैक्टर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल की सहायता से देखेंगे कि किस तरह से हम लोग VL के क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं और VC के क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है। और देखिए
जितना सप्लाई वोल्टेज है वो टोटल कितना आर के अक्रॉस क्या होता है, अपीयर हो जाता है, यानी सप्लाई वोल्टेज आर के अक्रॉस अपीयर हो जाता है। फिर पावर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, मैक्सिमम। और पी मैक्स बराबर आई मैक्स इंटू आई स्क्वायर आर होता है, तो आई मैक्स स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। इम्पीडेंस इज मिनिमम। इन सीरीज रेजोनेंस में हम लोग क्या क्या चीज सीखे, तो सीरीज रेजोनेंस हम सीखे सबसे पहले रेजोनेंस का डेफिनेशन सीखे कि रेजोनेंस क्या है, तो हम उसमें बोले एक्स एक्सिस के बराबर हो जा रहा है तो उसको रेजोनेंस बोल रहे हैं, पावर फैक्टर यूनिटी हो रहा है तो उसको भी रेजोनेंस बोल रहे हैं। या बोल सकते हैं कुछ कि सर्किट जो है एज ए रेजिस्टिव बिहेव करने लग रहा है तो उसको भी क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। इन इसके डेफिनेशन सीखे। फिर हम लोग बोले कि सीरीज रेजोनेंस को सिंपली रेजोनेंस बोल दिया जाता है। फिर इसमें करंट निकाले, फिर यहाँ पे बोले कोची कि दोनों बराबर होता है, फिर जितना हम सप्लाई देते हैं सारा के रजिस्टर के अक्रॉस अपीयर हो जाता है, इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, ठीक है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यानी हम लोग फिर फेजर डायग्राम से हम लोग समझे कि VL हो गया, VC हो गया, इस तरह से क्या हो गया, सारा चीज हो गया। अब देखिए हम लोग तो ये समझ गए, एक हम लोग अभी टर्म पढ़े थे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कि जिसपे क्या हो रहा था कि एक्सएल और एक्सी बराबर था, तो उसको हम किस तरह से हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होगा उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। आप लोग के नोट्स दिए हैं, आप लोग नोट्स से क्या कीजिएगा, लिखिएगा, यानी जितना हम बता रहे हैं सारा चीज को आप लोग नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स से लिख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना पीछे भी हुआ है, यानी इसके पहले टू पोर्ट नेटवर्क पढ़े, पैसिव नेटवर्क सिंथेसिस पढ़े, और फिर पढ़े लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये सारा चीज आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है, ताकि आप लोग क्या हो, एग्जाम हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, मान लीजिए हम भी टेस्ट लेंगे तो आप लोग क्या हो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रखें, ठीक है। तो इस तरह से, तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो आप बताइए रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होता है, यानी अगर बोले कि हम लोग के निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन से चलेंगे। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि अगर बोलेंगे कि फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या करना होगा, अगर मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग रेजोनेंस के कंडीशन से चलेंगे। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्सएल बराबर एक्सी, यानी एक्सएल बराबर एक्सी पर एक्सी पर ही क्या होता है, रेजोनेंट आकार होता है। तो हम बोलेंगे कि अगर निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से हम लोग रेजोनेंस के कंडीशन से चलना होगा, यानी कंडीशन से हम लोग देखने का कुछ कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग का होगा। तो हम बोलेंगे क्या कि फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्सएल बराबर एक्सी, हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी जो है वो क्या है, रेजोनेंस का होने का क्या है, कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल बराबर एक्सी उसका कंडीशन से चल रहे हैं, ठीक है। एक्सएल बराबर क्या होता है, तो एक्सएल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ओमेगा एल होता है, ठीक है, बराबर एक सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे भी क्या है, ओमेगा है। तो अगर रेजोनेंस है क्या है, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, यानी रेजोनेंस का कंडीशन लेकर चल रहे हैं, तो इसको हम एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं ओमेगा नोट। मतलब कि एक्सएल और एक्सी किस पे होता है, रेजोनेंस पे होता है, यानी रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी। अब एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, अब एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। तो ओमेगा को हम मान रहे हैं क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन पे चल रहे हैं, तो एक मान रहे हैं कुछ ओमेगा नोट या ओमेगा आर मान सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर 1/LC होगा। देखिए तो आप यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, तो यहाँ से बोलेंगे ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर 1/LC। तो यहाँ से ओमेगा नोट बराबर क्या आ गया, ओमेगा नोट बराबर आ गया 1/√LC, इतना रेडियन पर सेकेंड। अगर मान लीजिए कि हम लोग के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है और रेडियन पर सेकेंड में निकालना है, तो हम लोग आसानी से क्या किए कि ओमेगा नोट बराबर 1/√LC रेडियन पर सेकेंड आ गया। अगर इसी को हम लोग हर्ट्ज में लिखना है तो क्या बोलेंगे, तो आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2πf होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हर्ट्ज में लिखना चाहें तो हम बोलेंगे कि ओमेगा/2π बराबर है ओमेगा के जगह 1/LC गुना 2π। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो एफ नोट आएगा 1/2π√LC, इतना हर्ट्ज आ गया,
इतना हर्ट्ज आ गया। ठीक है, यानी हम लोग क्या किए, हम लोग के निकालना था एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए रेजोनेंस का कंडीशन चले, तो कंडीशन होता है कि एक्सएल बराबर एक्सी होना चाहिए, एक्सएल को ओमेगा हो और एक्सी को 1/ओमेगा सी। ओमेगा यहाँ पे क्या है कि वैसा फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंट आकर हो रहा, तो उसको मान रहे हैं क्या, ओमेगा नोट मान रहे हैं। तो यहाँ से ओमेगा नोट माने, हम लोग के निकालना था ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा को इधर कर लिए, सी को इधर कर लिए, तो यहाँ से आगे ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा नोट बराबर 1/√LC रेडियन पर सेकेंड। इसी को हम लोग को हर्ट्ज में निकालना था, तो यहाँ से 1/2π√LC। इस तरह से हम लोग क्या किए, आसानी से क्या किए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकाल लिए। अब देखिए, अब इसके आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट ग्राफ पढ़ेंगे, मतलब कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट, यानी फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करते हैं तो किस तरह से करंट का वेरिएशन होता है, किस तरह से इंपीडेंस का वेरिएशन होता है, ये सब सारे चीज के बारे में इसके आगे आने वाले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, फिर बताएंगे कि एप्पल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसमें बैंडविड्थ के बारे में बताएंगे, सिलेक्टिविटी के बारे में बताएंगे, क्वालिटी फैक्टर के बारे में बताएंगे। ये सब सारे चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।